नमस्ते, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एके एजुकेशन की इस लाइव ऐप में आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए। आपकी कक्षा प्रारंभ हो गई है। यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया है तो आप जो है आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो देखा जाए। हम लोग देखिए व्याकरण पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना को साथ में लेकर के। और ऐसे में कहाँ तक पहुँचे हैं अभी देखिए, प्राक्तन का है मान लीजिए प्याज। चलिए, चलिए अभी यहाँ से आपको पढ़ लेंगे हम लोग। आप उसको बस ऐसे रखते हैं दिखाने के लिए आपको। बाकी पढ़ाते तो ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी ये रहता है कि साथ में उसको लेकर के चला जाए। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्यारे? अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न पढ़ रहे थे ना। अभ्यंतर तथा बाह्य प्रयत्न पढ़ रहे थे। एक बार सरसरी निगाह से आज पढ़ेंगे इसको बहुत थोड़ा बेहतरीन तरीके से, है ना, ताकि आप एक अच्छा नोट्स बना लो। अब अभ्यंतर और बाह्य, अभ्यंतर प्रयत्न आप जानते ही हैं कितने प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रयत्न आपको बताया गया था कि अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और अभ्यंतर का मतलब आपको बता दिया गया था, जो अंदर आपके कोई वर्ण आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं परंतु अभी बोल नहीं रहे, आपके मुख के अंदर है, वही अभ्यंतर है। जो मुख के अंदर है वो अभ्यंतर है। और जैसे मुख से आपने बाहर निकाला, बोलना शुरू किया, क च ट ट कुछ भी, ये बाह्य प्रयत्न आपका हो जाएगा। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के? 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 12 प्रकार के, 11 प्रकार के आपके बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब अभ्यंतर प्रयत्न का कौन सा वर्ण कैसे बनता है ये तो सरल हो गया, लेकिन बाह्य प्रयत्न को थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो आप एक कल डायग्राम हमने बना दिया था, उस डायग्राम के माध्यम से आपने देख लिया होगा। अब एक थोड़ा सा मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको इसमें क्या होता है, विवार, श्वास, अघोष होता है ना। अभ्यंतर प्रयत्न हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा बाह्य प्रयत्न देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा बाह्य प्रयत्न के बारे में आज देखेंगे। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। अब इसमें हम जैसे देखेंगे विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास और अघोष। अब इनका
इनका हमको देखना है। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं। विवार श्वास अघोष में क्या आता है? आपका आता है खर प्रत्याहार का वर्ण। खर प्रत्याहार का वर्ण आपका आता है। डायग्राम बना लीजिए। खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार में जानते हैं क्या वर्ण आता है? वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है। खर प्रत्याहार में आपका क और ख, वर्गों का खर प्रत्याहार में खप छठत चटतौ कपय सक्षर तक जाएगा। तो वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आएगा और शल। तो क ख च छ ट ठ त थ और प फ, इतने वर्ण आपके ये खर प्रत्याहार में आएंगे। और इसी में स तीनों श भी आ जाएगा। तीनों स भी आप इसी के अंतर्गत आ जाएगा। स और ये श, ये तीनों आपके आ जाएंगे। किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर हम खर प्रत्याहार में देखें तो खप छठत चटतौ कपय सक्षर तक जाएगा। तो सर आता है कि नहीं आता है? माहेश्वर सूत्र याद करिए। तो वहां रहता। अब खर प्रत्याहार में आप देख लेंगे तो सीधे सीधे आप यही लिख सकते हैं वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर। यही आप लिख लीजिए। इससे आप वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण किस प्रत्याहार में आता है? खर प्रत्याहार में आता है। अब इस खर प्रत्याहार का क्या होगा? बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष होगा। अब इसका कोई भी हो सकता है। चलिए आप पूरा देख लें तो आपसे आप सवाल बताएंगे कि आपको सवाल कैसे बनता है, यहां से कैसे पूछा जाएगा। अब एक आता है संवार नाद घोष। अब यहां पर एक क्या आता है? संवार संवार नाद और घोष। संवार नाद और घोष। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे, इसके अंतर्गत क्या आता है? संवार नाद घोष में यह हश प्रत्याहार का वर्ण आता है। इसमें संवार नाद घोष में किसमें आता है? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब हस प्रत्याहार में जैसे वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा। वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि क का तीसरा वर्ण क्या? क ख ग होगा। तीसरा चौथा क ख ग घ और अंगा। फिर च छ ज होगा। च छ ज झ और यहां हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका होगा ट ठ ड, ड होगा। ट ठ ड ढ, ढ होगा और ड़ हो जाएगा। अब इसके बाद आपका फिर त थ द होगा। त थ द ध होगा और आपका न हो जाएगा। फिर प फ ब होगा। प और प फ ब, भ और म, प भ और म, प भ और म। अब इसके साथ में ह या इसके साथ में और जुड़ जाएगा क्या? ह य व र ल।
इतनी चीजें आ जाएंगी। आप यहाँ लिख सकते हो कि वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा, क ग अंगा, च ज य, ड ढ ड़, द ध न और ब भ म हयवर, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, ये आपका हश प्रत्याहारक हो गया। अब इसका संवार नाद घोष हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यही अल्प प्राण और महाप्राण देख लीजिए। यही आप देख लीजिए, अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या क्या होता है? अल्प प्राण में वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्प प्राण, वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा। तो क होगा, वर्गों का पहला होगा, क ख ग और अंगा। इसके बाद च छ ज या, फिर आपका ट ठ ड और अड़ा, फिर आपका त थ द और न, और आपका होगा प फ ब और म। और इसके साथ में यण आता है। यण में आपका क्या आ जाएगा? यवरल, य व र और ल। ये प्यारे आपके जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? ये आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। ये अल्प प्राण हो गए। और महाप्राण में यही आप कर लीजिए, महाप्राण में वर्गों का दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। महाप्राण में आप देख लेंगे तो आप समझ लीजिए वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ, शल, दूसरा और चौथा। तो एक आपका हो जाएगा क, एक ख हो जाएगा, और क ख ग घ। हाँ, वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ ख, और चौथा वर्ड हो जाएगा क ख ग घ। ठीक। इसके बाद आपका हो जाएगा च छ, च छ छ, फिर ट ठ ड ढ, फिर आपका होगा त थ ध, फिर आपका होगा प फ हो जाएगा, और भ हो जाएगा, और आपका शल हो जाएगा, यानी सख सह। बस इतने होते हैं। अब इसी को जो सवाल देखिए आपके सामने इस तरह से मैंने लिख दिया, क घ और झ, छ झ, ड ढ, थ ध, फ और ब, और तीनों तीनों स हो जाते हैं। और एक उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, यहां ऊपर लिख देते हैं। एक उदात्त होता है, एक अनुदात्त होता है, एक स्वरित होता है। क्या हो गया ये?
चलिए, तो ये आपका हो गया उदात्त अनुदात्त और स्वरित समझ ले। अब इसको आप अच्छे से समझें। जब आपसे अभ्यंतर प्रयत्न पूछता है, अभ्यंतर प्रयत्न पूछता तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा कि क वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है तो क्या मारोगे? बात चर्चा कर रहे हैं आपसे, सवाल पकड़ने का प्रयास करिएगा। अगर आपसे पूछ दिया कि क वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तब आपका दिमाग चलेगा, तब तुरंत चले जाना किसमें? अभ्यंतर प्रयत्न में सोचना। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। तो आप स्पृष्ट में आपको बताए हैं क से लेकर के म तक सभी का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। क का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा, ख का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा, च का होगा, छ का होगा, ट का होगा, ठ का होगा, द का, त का होगा, थ का होगा, मतलब म का होगा। ये स वाली बात नहीं है, प से लेकर के केवल म तक, क से लेकर के म तक जितने भी आपके व्यंजन हैं, ये सबका यदि अभ्यंतर प्रयत्न पूछता है तो आप क्या मारोगे? स्पृष्ट मारोगे, क्योंकि कादयो मावसाना स्पर्शा क से लेकर के म तक स्पृष्ट कह जाते हैं। अपना दिमाग को वहां लगा लेना, बहुत गड़बड़ी होती, लोग अक्सर गलत करते हैं ऐसे सवालों को। लेकिन तुरंत आप ऐसा डायग्राम बना के यदि पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया आप पढ़ ले जाओगे ना। इसीलिए मैंने आपको डायग्राम इसलिए बनाया, चाहता तो ऐसे बता के निकल लेता यार, लेकिन हम आपके साथ मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि आप जो हम मतलब समझ जाओ, आप पढ़ के सफल हो जाओ, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा, है ना। बाकी आप हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहाँ है, आप हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन ऊपर वाला मुझे देखता है ना। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि कोई चीज़ें हम ईमानदारी के साथ करें और आप उसमें सफल हो जाओ और आपको मैं समझा ले जाऊं, इसीलिए तन्मयता के साथ इसमें जुटा हूं मैं। तो आपका अब स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद आपका ये जो फिर इसके बाद आपका यवर ये जो है, यवर यदि आपसे पूछता है कि यवर का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, तब आपको क्या जाना है? तुरंत ईसत स्पृष्ट में चले जाना है। ईसत माने थोड़ा, स्पृष्ट माने छूना। थोड़ा जब जीभ छोड़ के निकलती है, य व र ल, हल्की हल्की जीभ छूती है आपके जिह्वा में, आपके तालू में इत्यादि में, तो आपका इसका अभ्यंतर ईसत स्पृष्ट होता। किसका? इस यण का, यवर ल का। का से लेकर के मत तक सबका स्पृष्ट होता है, और हयवर लेकर के किसका क्या होता है? ईसत स्पृष्ट होता है। अब ईसद विवृत में जब चले जाओगे तब आप चले आना कहाँ? शाखा साहा, ये तीनों सा और एक यहाँ ह है। शल प्रत्याहार का जो वर्ण होता, ऊष्म वर्ण जिसे आप कहते हो, वो ऊष्म वर्ण आपका किस में जाएगा प्यारे? वो आपका ईसत विवृत में जाएगा। विवृत मतलब होता खुलना, होठ का खुलना को विवृत कहते हैं। ईसद विवृत है ना, ईसद विवृत मतलब थोड़ा सा खुलना होठ का। तो ये आपका सखा साह की साह तीनों किस में आ जाएंगे? शल ये ईसद विवृत में आ जाएंगे। और विवृत की यदि बात किया जाए तो विवृत में सारे स्वर हो जाते हैं। विवृत में जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित जो होता है, ये उदात्त अनुदात्त स्वरित भी केवल स्वरों का होता है, व्यंजनों का नहीं होता है। नोट कर लेना अपनी कॉपी पे कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित किसका होता है? व्यंजन स्वरों का होता है। तो कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। 9 स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? क्या होगा? आपका अभ्यंतर प्रयत्न होगा विवृत, विवृतम स्वराणाम। जितने भी स्वर हैं सबका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होगा। विवृत माने खुलना, आ ई उ, री री री, और इसके बाद ए ओ ऐ औ, ये सब क्या है? ये आपका थोड़ा थोड़ा विवृत खुल करके बोलते, आ ई उ, है ना। तो ये इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत होगा। लेकिन उसमें केवल एक ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ है, वह उसका अभ्यंतर प्रयत्न समृत होता है। केवल ह्रस्व अ का अभ्यंतर प्रयत्न समृत होता है। एक अलग से याद कर लो, केवल अ का अभ्यंतर प्रयत्न समृत होता है, लेकिन वह भी प्रक्रिया की दशा में, प्रक्रिया मतलब व्याकरण की साधनिका में, व्याकरण की सिद्धि में
वह भी बेचारा जाकर के फिर विवृत हो जाता है, लेकिन ऐसी दशा में समृद्ध ही होता है। जब आपसे सवाल पूछे कि प्रक्रिया की दशा में हर्ष अ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तब आप विवृत लगाओगे। केवल अगर यह पूछता है कि हर्ष अ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तब आप क्या लगाओगे, समृद्ध लगाओगे। याद रख लेना, जितनी बात मैं कह रहा हूँ, वीडियो बहुत सारी बातें कहने की होती तो कितना मैं लिखूं, थक जाऊंगा और फिर ये बोर्ड आप उब जाओगे, हम लिखते रह जाएंगे, समझा नहीं पाएंगे आपको। इसलिए हम जितना बताते हैं वीडियो रोक रोक करके, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो चीजें समझ लेना, यही अच्छी पढ़ाई होती है। तो आपका अभ्यंतर प्रयत्न क्लियर हो गया। अब बाह्य प्रयत्न की बात करें तो बाह्य प्रयत्न का कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का। कौन कौन, विबार, संबार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। मिल गया, 3 3 दूना 6 और 6 2 8, 8 3 11। मिल गया कि नहीं मिल गया। विबार चाहे आप ऐसे विबार श्वास अघोष 3, संबार नाद घोष 3 6, अल्प प्राण 4 और महाप्राण 6, ये दोनों 8, और उदात्त अनुदात्त स्वरित किसका होता है, स्वरों का। ये 11 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। बाह्य प्रयत्न कहते किसको हैं, जो वर्णों के आप अपने अंदर वर्ण लिए रहते हो उसको बोलना, निकाल देना, वो क्या कहलाता है, वो आपका बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अभ्यंतर अंदर, बाह्य बाहर। अब इसके बाद अब आपको यह पूछना होगा कि कहोगे कि गुरुजी ये किसका अभ्यंतर प्रयत्न विबार श्वास घोष होगा, किसका संबार नाद घोष होगा, तो कैसे पकड़ोगे। कुछ नहीं पकड़ना है इसमें, केवल 2 प्रत्याहार पकड़ना है। मैं आपको ट्रिक बता दूं, अभ्यंतर प्रयत्न जानने के लिए केवल 2 प्रत्याहार पकड़ो, एक खर और एक हस। एक खर एक हस, यही दोनों आपका काम फाइनल कर देंगे। तो खर प्रत्याहार का जितना वर्ण आता है, खर प्रत्याहार में आपको वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। क से लेकर के म तक के जितने आपके व्यंजन हैं उसमें से वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण देखिए, क ख दूसरा वर्ण, च पहला वर्ण, छ दूसरा वर्ण, ट पहला वर्ण, ठ दूसरा वर्ण, त पहला वर्ण, थ दूसरा वर्ण, प पहला वर्ण, फ दूसरा वर्ण, इसके साथ में और 3 ये स तीनों का ये बाह्य प्रयत्न जो होगा वो विबार श्वास और अघोष होता है। विबार श्वास और अघोष होता है। लेकिन यही एक बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए कि प्रत्येक वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 प्रकार से होता है। ये बात कल भी लिखवाया था नोट में नीचे। प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग के वर्ण का बाह्य प्रयत्न 4 प्रकार से होता है। एक तो विबार श्वास अघोष 3 प्रकार का ही हो गया, और एक अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होगा, चाहे अल्प प्राण होगा और चाहे महाप्राण होगा। जैसे विबार श्वास अघोष अल्प प्राण 4 ही 4 बनेगा, या फिर इसको छोड़ देंगे महाप्राण लेंगे तो महाप्राण 4 बनेगा। अब वो वर्ण के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वर्ण अल्प प्राण का है, कौन सा वर्ण महाप्राण का है। तो विबार श्वास अघोष किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, खर प्रत्याहार में। याद कर लेना, थप छठत चटतौ कपय सक्षर तक जाएगा। यदि आपको दिमाग में ऐसे बनाना है खर प्रत्याहार के वर्ण में क्या आता है, तो कह देना वर्गों का पहला दूसरा और तीनों स। वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स आपका खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनका विबार श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। अब एक और होगा, जैसे हमने आपसे पूछा, सवाल पूछा कि चलो बताओ कि क का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। अब कहोगे कि क, अब इसमें अब सोचोगे कि संबार नाद घोष होगा कि विबार श्वास घोष होगा, तो आप इसमें ढूंढने जाओगे तो क कहीं नहीं पाओगे। हस प्रत्याहार में क कहीं नहीं पाओगे। जब खर प्रत्याहार ढूंढने जाओगे तो क मिल जाएगा आपको। अब जब क मिल जाएगा तो 3 पकड़ लिया, विबार श्वास अघोष हो गया। अब गुरुजी कहा कि एक और बताई दे कि एक अल्प प्राण हुई कि महाप्राण हुई। तो फिर अब यहाँ चले आइए, देखिए लिखा है अल्प प्राण और लिखा है महाप्राण। तो अल्प प्राण में कौन सा वर्ण आता है, तो वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण और साथ में यण, ये अल्प प्राण में आता है। तो आपको देखिए क यहाँ मिला कि नहीं मिला, क यहाँ मिला ना,
यहाँ का मिल गया, यहाँ का मिल गया, काम बन गया। इसका बीबार श्वास अघोष हो गया और एक उठा लो यहाँ से अल्प प्राण। हम सवाल पूछा परीक्षा में का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ऑप्शन दिया है बीबार श्वास अघोष अल्प प्राण, तो पहले मार दो सही हो जाएगा। बीबार श्वास अघोष महाप्राण गलत हो जाएगा, बीबार नाद घोष दे देगा, ऐसे करके ऑप्शन बना देगा खिचड़ी वाला। लेकिन आपको यही पकड़ना है कि का बीबार श्वास अघोष के साथ में एक अल्प प्राण मिल गया। अब हम आपसे पूछें कि चलो भैया ठ का बताओ, ठ का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। तो ठ का बाह्य प्रयत्न ढूंढने जाओगे तो यहाँ हर्ष प्रत्याहार में ढूंढ ले जाओगे तो ठ कहीं नहीं पाओगे, मतलब संबार नाद घोष तो बिल्कुल नहीं होगा। जब नहीं है तो नहीं होगा, और जब यहाँ मिल गया आपको बीबार श्वास अघोष मिल गया तो ठ का तो जान गए कि बीबार श्वास अघोष होता है। अब सोचोगी ठ वर्ण जो है अल्प प्राण में आता है कि महाप्राण में, तो आप अपने दिमाग में बैठा लो कि वर्गों का पहला तीसरा पांचवा, तो ठ वर्ण का उठा है ट ठ, भाई ट ठ दूसरा है, न तो वर्गों का पहला है, न तो यह तीसरा है, और न तो पांचवा है, मतलब ये अल्प प्राण नहीं है। तो महाप्राण में आओ, तो महाप्राण में कहीं ठ मिला, देखो ये मिल गया, महाप्राण में यहाँ ठ मिल गया। तो अब हो गया आपका बीबार श्वास अघोष महाप्राण। अब तक ये का अल्प प्राण था ना, अब एक महाप्राण बन गया ठ। ऐसे आपको सारे अक्षर ढूंढ के निकाल लो, ये सवाल बनाने का तरीका है। अब आपको मुझे लगता होगा कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। आपसे यहां से सवाल चाहे जितना पूछ लिया जाए, आप ऐसे सवालों को जरूर कर ले जाना, ऐसे डायग्राम बना लेना कॉपी पे, और यहीं से अब बनाते रहना। हर का अभ्यंतर प्रयत्न निकालने का प्रयास करना नहीं आएगा तो आप मुझसे संपर्क करना, 10 बजे की कक्षा चलती है, वहां मुझे बताना, हम आपसे संपर्क करेंगे, या संस्था के नंबर पे कह के हमसे बात कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब जैसे चलिए इसका आपने देख लिया, अब मान लीजिए आपसे पूछा इस तीनों स का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तीनों स का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो भाई इसका भी तो 4-4 होगा। अब आप देखोगे तीनों स यहां ढूंढने जाओगे, संबार नाद घोष में तो नहीं पाओगे, तो खर प्रत्याहार में जब आप गए, जब आप खर प्रत्याहार में ढूंढने गए तो ये वाला स आपको मिल गया। स माने तीनों अगर पूछ लेता है साथ में कि स का अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तब आपको क्या कर लेना है, तुरंत आपको देखना है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में खप छटत चटतऊ कपय सससर तीनों स मिल गए, तो पक्का बीबार श्वास अघोष हो गया। अब आपके दिमाग में आएगी कि सर ये जो है अल्प प्राण में होते हैं कि महाप्राण में होते हैं, तो आओ देखो कहीं अल्प प्राण महाप्राण मिला। ये देखो प्यारे, ये देखो मिल गया है। ये कहता है वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और साथ में सल शाखा साहा ये महाप्राण होते हैं। देखिए देखिए सा 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 यहाँ भी लिखा सा 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 है, वही वर्ण घुमा फिरा के हर जगह है। अरे भैया वही 33 व्यंजन है तो कहाँ जाएगा, वही तो रहेगा। तो देखिए यहाँ मिल गया। अब इसका बाह्य प्रयत्न आपको मिल गया बीबार श्वास अघोष, और यहाँ मिल गया महाप्राण। अब तीनों का पूछा तो तीनों आप महाप्राण लगा सकते हो। अगर एक एक का बनाओगे तब भी बीबार श्वास अघोष महाप्राण, इसका बनाओगे तो बीबार श्वास अघोष महाप्राण, इसका बनाओगे तो बीबार श्वास अघोष महाप्राण। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। चलिए हस प्रत्याहार के बारे में देख लेते हैं यहाँ। अब जैसे हम आपसे पूछें वही बात है, हम पूछें आपका कि भैया झ का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो झ का बाह्य प्रयत्न आपके दिमाग में आएगा कि बीबार श्वास अघोष होगा क्या, तो तुरंत खर प्रत्याहार को याद करना और हर्ष प्रत्याहार को याद करना, दो ही पकड़ना है, दो ही पकड़ना है। दो पकड़ोगे तो 3 क्लियर हो जाएगा, फिर अल्प प्राण महाप्राण में चले जाना, वहां से एक उठा लेना। अब यहां से झ का पूछा है तो झ खर प्रत्याहार में आता है, कहीं आया है, कहीं नहीं आया। हस प्रत्याहार में कहां तक चलेगा, हैवरट लण यमंग गणनम झवई गढ़दस 10 तक जाएगा, तो गढ़दस तक जब जाएगा और साथ में हयवरल भी आएगा, क्योंकि हयवरट लण यमंग गणनम झवई खटदस, तो यमंग गणनम भी आ रहा है ना, यह आ रहा है, वह आ रहा है, र आ रहा है, सब आ जाएगा। तो इसमें अब आपका देखिए क्या होगा, संबार नाद घोष मिल गया इसका बाह्य प्रयत्न। अब ये देख लो कि झ वर्ण अल्प प्राण का है, महाप्राण का, तो गिन लो अंगुरी पे, च छ ज झ चौथा वर्ण है, तो कहता है कि वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण का होता है, कहीं झ मिलेगा, देखिए मिल गया।
यहाँ झ मिल गया, तुरंत उठाया और कहा कि सर इसका जो है संबार नाद घोष और महाप्राण होता है। पूछा कि ध का क्या होता है, तो ध देखना हस प्रत्याहार में आएगा, कहोगे संबार नाद घोष होता है, त थ द ध वर्णों का चौथा अक्षर है, मिलेगा यहाँ तुरंत कह देना महाप्राण है ना। इसी तरह से मान लीजिए ग का पूछा, तब क्या करोगे, ग का पूछा तो ग कहीं यहाँ है, नहीं है, हस में आए, मिला, मिल गया। अब इसका संबार नाद घोष हो गया, अभी अल्प प्राण का है कि महाप्राण का है, तो कहीं ग यहाँ देखोगे, कहीं नहीं पाओगे। तो चले आओ यहाँ अल्प प्राण में, ये वर्गों का चौथा अक्षर है, क ख ग तीसरा अक्षर है, तो तीसरा अक्षर यहाँ देखो मिल गया, अल्प प्राण हो गया, मतलब संबार नाद घोष अल्प प्राण। ऐसे करके निकालना है। अब आप समझ गए होंगे, अब आप इससे ज्यादा बातें अब नहीं बताएंगे आपको। अब यहां से सवाल इसी प्रकार से पूछा जाता है, लिख लेना कि प्रत्येक वर्णों का बाह्य प्रयत्न 4 प्रकार का होता है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलश्च महाप्राणाः, और खर प्रत्याहार का विवार श्वास अघोष, हस प्रत्याहार का संबार नाद घोष, बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई आज आपकी। अब बाबूराम, इसके बाद अब आइए थोड़ा बाबूराम सक्सेना को याद करें, है ना। अब बाबूराम सक्सेना को याद करते हैं, देखिए वो क्या बताते। चलिए देखिए, हम लोग वर्ण विचार पे थे ना। देखिए बाबूराम सक्सेना जो बात बताए हैं या इसी प्रकार की बताए हैं, कहें कि अनुस्वार यदि पंचवर्गीय अक्षरों के पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है, यदि अन्यत्र आवे तो उसका विभिन्न होता है उच्चारण, इस कारण इसका व्यतिरिक्त तो अलग है। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण भी किया जाता है, ये बात हमने आपको बताई है कि व्यंजनों का एक भेद जो है अल्प प्राण। अब आप किताब खोल के बैठ जाना, तो जहां ये लाइन महत्वपूर्ण उसको नोट कर लेना। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और एक महाप्राण किया जाता है, जिनके उच्चारण में कम, देखिए जो बात हमने आपको बताई है बाबूराम वही बता रहे हैं, लेकिन वो सारी बात इकट्ठे एक जगह लिख देते हैं, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते। लिखा है कि जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनमें अधिक होती है सांस की आवश्यकता वो महाप्राण होते हैं। उन्होंने आपको पहले बताया कि प्राण का मतलब वायु, आपके मुख के अंदर से जो वर्ण ज्यादा निकलते हैं, जो ज्यादा वायु निकलती है वो आपके महाप्राण कम निकलती है, अल्प प्राण। वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंतस्थ अल्प प्राण है, ये बात तो मैंने बताया। वर्गों का प्रथम तृतीय और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ अल्प प्राण है। अंतस्थ माने वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं। यवर अलग किसमें आते हैं, अंत अल्प प्राण में आते हैं। और कहा शेष अर्थात वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ, देखिए शेष लिख दिया इन्होंने, शेष इसलिए लिखा कि और जो बचे खुचे हैं उनकी बात कर लें, तो बोले कि वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ तथा ऊष्म ये महाप्राण है, दूसरा और चौथा ऊष्म महाप्राण, ये बात हमने आपको बता दिया। अब कहा इन्होंने कि उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छंदता से न निकालकर उसे मुख के अवयव विशेषों से तथा नासिका से विकृत करके निकाला जाए। इस प्रकार इस विकार के उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग में प्रयोग में आते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों का स्थान कहते हैं। ये तो परिभाषा बता दी। अब आप इसको पढ़ लेते तो क्या समझ जाते, क्या समझ जाते, मतलब आप अपने को घबराहट होने लगती थी, क्या कहा हमने, कुछ समझा नहीं है ना। तो वो नाद के बारे में उन्होंने बताया कि नाद क्या होता है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि,
किसी शब्द को निकालने को जो आवाज निकलती है इसको नाद, नाद का मतलब गूंज होता है। तो वही चीजें हैं जो हमारे मुख के द्वारा निकलती है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखिए हमारे वर्णों के स्थान इस प्रकार से है, अ आ विसर्ग क ख ग घ अंगा, इनको हम तो अब उसकी बात बता दिए। ये उच्चारण स्थान के बारे में बता रहे हैं। कहे कि वर्गाणाम, देखिए यहाँ इन्होंने लिखा है, इस लाइन को आप किताब में मिल जाएगा, आपको नोट कर लेना, किताब में आपको मिल जाएगा नीचे। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमायणस्य अल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राणा। याद कर लो कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमायणस्य अल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राणाः, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमायणस्य अल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राणाः। हो गया ये वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब 135, 135 प्लस यण अल्प प्राण, ऐसे बना लीजिए, मस्ती में पढ़िए। 135 प्लस यण अल्प प्राण, और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राणा, और 24 प्लस शल, शल का मतलब शाखा सह, यण का मतलब यावरल, ये क्या, ये महाप्राण, ये महाप्राण हो गए। यही हो गया वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमायणस्य अल्प प्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस्य महाप्राणाः। आप ऐसे करके देख लोगे, ये दोनों श्लोक याद हो जाएगा, और इस ट्रिक के माध्यम से तन्न से आप बना लोगे। ठीक, चलिए अब देखिए इन्होंने ये लिखा कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अ आ विसर्ग कख गघ अंगा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर इचु यशा नाम तालु, ई बड़ी ई, फिर य चछ जझ य, और इसका श का उच्चारण स्थान तालु होता है। ये स का और इस य का है ना, इसका भी क्या होगा, तालु होगा। चाहे छोटी ई हो, चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ा अ हो, छोटा अ हो, चाहे बड़ा अ हो, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटी ई या बड़ी ई का भी उच्चारण स्थान तालु ही होता है। आगे कहा ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो री छोटी री हो चाहे बड़ी री हो, र हो टठ डढ़ और ड़ श, ये मूर्धन्य स, और ये वाला र का उच्चारण स्थान सबका क्या होता है, मूर्धा होता है। फिर ऋतुलसा नाम दंता, तो ली और ली, तो ये बड़ी ली तो होता ही नहीं ना, ली कहाँ बड़ी होती है, ये गलत है। यहाँ यही मिसफाल्ट मतलब मिसप्रिंट ऐसा कर दिया गया, ली तो केवल होती है, ली एक स्वर है, ली कहाँ होती है, नहीं होती ना, तो ये किताब में आपका यही फॉल्ट हो जाएगा। ली, इसके बाद ल, तथा द ध न, और स, ये दंती वाला स, इसका उच्चारण स्थान दंत होगा, जिसको आप सरौता वाला स बोलते हो। उपु पद्मानीय नाम ओष्ठौ, उ उ उपधमानी, उपधमा माने कांपना होता है, मतलब जैसे प फ ब भ म, ये वर्ड बोलेंगे तो आपके होठ दोनों ऐसे सटेंगे और निकलेंगे, तो इसीलिए कपाते होठों से निकलेंगे, इसीलिए इसको उपधमा कहा है। उपधमा माने कांपना। तब बन गया आपका क्या, ये होष्ठ बन गया। इतनी बात बन गई। फिर ए दई तो हो कंठ तालु, माने ए और ऐ कंठ तालु, ओ और औ कंठोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, जीवा मूली का जीवा मूली, नासिका का अनुस्वार यहाँ लिख दिया। यमंगणना नाम नासिका च, इनके उच्चारण में नासिका की सहायता आवश्यक है। इस प्रकार यह के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों होते हैं, अंगा के कंठ और नासिका इत्यादि हैं। ऐसा क्यों बताया, ऐसे इसलिए कहा कि जैसे हम आपसे पूछें कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहोगे कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अ कवर्ग बने कख गघ अंगा का कंठ होता है। एक बार तो आपने कंठ बना लिया। अब यमंगणना नाम नासिका च, दूसरा सूत्र आया तो कहा कि यमंगण नाम, ये पांचों के वर्गों के जो पांचों अक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बोले नासिका होता है। तब क्या बताए, इसके साथ में इसको जोड़ लिया नासिका, तब कहे कि इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होता है, क्योंकि एक बार तो कंठ पढ़ लिया अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में, एक बार इचुयशा नाम तालु में पढ़ लिया, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा प्यारे, नासिका हो जाएगा, कंठ नासिका। आपसे अंगा का उच्चारण स्थान कभी पूछे तो क्या लगाओगे, ऑप्शन में दिया है कंठ, फिर दिया है कंठ नासिका, तब कंठ नासिका लगा देना। आपसे या का पूछा
तो यहाँ का, अगर यहाँ का आपसे पूछा यहाँ का, तो इचु यशा नाम तालु, तब आप तालु को याद करना। इचु यशा नाम तालु माने च वर्ग का है ना ये, चा झैया, तो तालु हो गया। और इसी के तालु के प्लस में क्या है, नासिका, एक पांचवा है तो नासिका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तालु नासिका, ये हो जाएगा तालु नासिका। इसी तरह से म का पूछा, म का क्या बताओगे, तो उपु पद्मानीय नाम ओष्ठव, पाफा बाभा म, पा वर्ग में आता है तो होस्ट हो जाएगा, एक बार तो होस्ट बनेगा, और एक बार फिर नासिका में चले जाओ तो होस्ट नासिका, क्योंकि ये सब पांचवें नासिका के हैं, तो ऐसे ऐसे दो दो बनेंगे सबके, यही बात लिखा इन्होंने। इनके उच्चारण में नासिका की सहायता आवश्यक है, बिना इसके नाक से नहीं बोल पाओगे, नाक बंद कर लो, बोलो बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। इसलिए इस प्रकार यह के उच्चारण स्थान ताल नासिका दोनों हो जाते हैं। इतनी बात सही हो गई। ए और ऐ का कंठ और तालु होता है, ए और ऐ का, ए और ऐ है यहाँ देखिए, ए और ऐ का यहाँ सुधार लीजिए किताब पे अपने, ठीक है। इसीलिए बाबूराम सक्सेना को साथ में लेके चलते हैं, ऐसे मस्ती में पढ़ो, बन जाएगा आपसे, जो कभी नहीं व्याकरण पढ़ेगा उससे बनेगा गुरु। इसीलिए हम कहते हैं लोगों से कहो आप पढ़ लीजिए, 999 रुपए का जो ये ऐप चल रहा है ना, इसको हल्के में मत लीजिए, ये आज कम में मिल रहा है आपको, एक समय आएगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अपना, अपने परिचित वालों का जो संस्कृत पढ़ना चाहें उनको तुरंत सलाह दे दो कि ले लो आप। और इससे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, इसमें कौन सा बड़ा कमाई हो जाएगी किसी की, या लोगों का फायदा हो जाएगा। जो 4-4 हजार 10-10 हजार फीस रखे हैं, वो 999 रुपये में क्या मिलेगा। तो ऊपर वाला जान रहा है कि हम जो चिल्ला रहे हैं ना, ये हमारी मेहनत भी नहीं है, बस आपका आशीर्वाद लग जाए। मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, यही आपके आशीर्वाद लगे मुझे, यही मेरे लिए काफ़ी है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आप लोगों को बताइए, समझाइए, धीरे धीरे आप इस ऐप को जो मैं लाइव पढ़ाता हूँ उस चीज़ को आप शेयर करें। वैसे लोग तो अब बहुत सारे लोग जाने बहुत कम समय में, लेकिन आप थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ए और ऐ का कंठ तालु, कंठ तालु क्यों कहा, अब ए और ऐ कैसे बनता है, आ प्लस ई मिलकर के क्या बनता है, ए बनता है ना। जब गुण संधि बनाते हो तो आ और ई मिलकर के ए बना, इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त या मिश्रित स्वर कहते हैं, इनसे मिला हुआ है। तो आ का उच्चारण का स्थान क्या है, आ का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो जब ये का पूछोगे तो क्या बनाओगे, तो कंठ तालु तो बनाना ही पड़ेगा, ये हो गया कंठ तालु। और इसी तरह से ओ और औ का पूछोगे तो आ और ऊ मिलकर के क्या बना है, आ प्लस ऊ मिलकर के ओ बनता है, फिर आ प्लस ओ मिलकर के ओ बनता है, आ प्लस ओ मिलकर के औ बनता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ऊ का उच्चारण क्या क्या है, उपू पद्मानीय नाम ओष्ठौ, तो कंठ ओष्ठ हो गया। तो बाबूराम ने लिख दिया कंठ और ओठ, किसका, ओ और औ का। इसीलिए व का उच्चारण स्थान केवल एक ही ऐसा शब्द वर्ण है व, जिसका केवल केवल क्या होता है, दांत और होठ होता है, दंतोष्ठ कहते हैं इसको। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, तो व का दांत और होठ हो जाएगा। जिह्वा मूल से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल जिह्वा की जड़ है, ये क्या है, जिह्वा की जड़ है, जिह्वा मूल से जिह्वा मूलम। और अनुस्वार का नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होती है। अनुस्वारस्य नासिका च, अनुस्वार नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, रट लो। तो ये अनुस्वार आपका हो जाएगा। इतनी बात हो गई, इन्होंने बता दिया। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या बताया, इन वर्णों के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न होता है। एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व, देखिए क्या बात लिखे हैं, गजब लिखते तो गजब हैं, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है कि एक ही में लिख देते हैं, लोग पढ़ नहीं पाते। और लोग इसीलिए बाबूराम सक्सेना की लाइन पढ़ने में मजा आती है, लेकिन आप जब आप कोई आपको समझाने वाला, आपको समझने वाला मिल जाए तब ना। लिखा है कि इन वर्णों के उच्चारण में 2 प्रकार का प्रयत्न होता है, एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व और दूसरा उच्चारण क्रिया के पश्चात। बात समझे,
मतलब एक तो बोलने के पहले, जिसको आप अभ्यंतर कहते हो, जो मुख के अंदर होता है, और एक जब अस्फुट माने जब अस्फुटित हो जाता है, निकल जाता है बाहर, तब आप उसको बाह्य प्रयत्न कहते हो। यही बात लिखा उन्होंने कि एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व और दूसरा उच्चारण के पश्चात। अतः पहले को अभ्यंतर और दूसरे को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो पहले को अभ्यंतर कहेंगे जो मुख के अंदर है, और दूसरे वाले को बाह्य प्रयत्न कहते हैं, है ना? आपने किताब पे भी लिख सकते हो। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। तो बोलो हम पढ़ चुके हैं पहले अभी, है ना? बाद में आपका केवल हम देख रहे हैं कि आप क्या लिखे हो। देखिए इन्होंने लिखा कि स्पृष्ट, एसत स्पृष्ट, एषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट के किसका होता है? क से लेकर म तक। यवरल का ईसत स्पृष्ट, शाखा सह का ईसत विवृत, और सभी स्वरों का विवृत, और केवल हर्ष आ का संवृत। इनमें स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न है, अंतस्थों का ईशत स्पृष्ट है, ऊष्म का ईशद विवृत है, स्वरों का विवृत है, तथा केवल हर्ष आ का सिद्ध प्रयोग रूप में संवृत है। देखो लिखा है, आपकी लाइन में लिख लेना कि केवल, नोट कर लेना, केवल हर्ष आ का सिद्ध प्रयोग रूप में संवृत है, लेकिन अन्यथा तो अन्य स्वरों की भांति उसका भी विवृत ही होता है। मतलब प्रक्रिया के दशा में, जब आप प्रक्रिया करते हो ऐसी दशा में उसका भी विवृत होगा। अब लिखा बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। विबार, संबार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विबार, संबार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विबार, संबार, श्वास, नाद। गा लीजिए आप, विबार, संबार, श्वास, नाद, घोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 11 प्रकार का। अब कहा इनमें वर्णों का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा सा 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 ये खर का विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न है, हमने जो बता दिया। फिर कहा शेष हस का संवाद, नाद और घोष, यह अल्प प्राण और महाप्राण का निर्देशित पहले किया जा चुका है, मतलब बता दिए हैं पहले अल्प प्राण महाप्राण कौन सा होता है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित लिखा है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न केवल स्वरों का होता है, हमने यह बात आपको पहले बताई। और कहा एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही अभ्यंतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं। अभी बात दूसरी आ गई, अब आ गई तुल्याश्च प्रयत्नम सवर्णम की। तो चलिए ये बताते हैं, मतलब सवर्ण संज्ञा बताने लगे ये कि अब देखिए इसी में ये बात आके बीच में ये घुसेड़ देते हैं, यही मामला फाल्ट कर जाता है। अब इसी को छांट छांट करके जैसे आपने पढ़ा है वैसे पढ़ेंगे। अब जब आप आगे संधि पढ़ेंगे तो एक एक सूत्र का पढ़ेंगे, अब खिचड़ी नहीं चलेगा। अब स्वर संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि के सूत्र पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो विसर्ग संधि के सूत्र। अब हम संधि शुरू करने वाले हैं आपकी, तो ये चीजें हो गई। चलो आगे बढ़ जाते। लिखा ऊपर वर्णों के उच्चारण स्थान संस्कृत व्याकरणों के अनुसार दिए गए। आजकल किसी वर्ण के उच्चारण में भेद पड़ गया है। यथा री का उच्चारण स्थान हम लोग शुद्ध नहीं करते, कोई री करते हैं, कोई रू। श का उच्चारण मूर्धा तालु के सबसे ऊपर के भाग होना चाहिए, किंतु बहुधा लोग इसे श की तरह बोलते हैं और कोई ख की तरह बोलता है। तो इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, ये एक तरफ से अशुद्धियों की बात करी गई है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत मतलब नहीं है, तथा कथित मन की बात कह रहे हैं। ली का उच्चारण तो साहित्यिक संस्कृत के समय में ही लुप्त प्राय हो गया था, ऐसा बता रहे। वर्णमाला में ह के उपरांत बहुधा क्षत्रज्ञ देने की रीति है, किंतु ये शुद्ध वर्ण नहीं है, ये दो वर्णों के मेल से बने हैं। इनको बताया ये क्षत्रज्ञ, हमने आपको पहले बताया माहेश्वर सूत्र में है ही नहीं, इनको हम संयुक्त स्वर कह देते हैं। जब आपको व्यंजन बता रहे तो क्षत्रज्ञ आपको बताया था। व्यंजन के मुख्य रूप से भेद कितने होते? 3। कौन कौन? एक स्पर्श, एक ऊष्म, एक अंतस्थ, 3 ही होते हैं। लेकिन कुल भेद पूछा तो 4 होते हैं। इसमें एक आपका ये संयुक्त व्यंजन जुड़ जाता है, जो छ बनता है क और श से, और त र से त्र बनता है, ज और य से ज्ञ बनता है।
इस कारण इनको वर्णमाला में सम्मिलित करना भूल गए हैं, क्योंकि इनको नहीं रखना चाहते। अब द्वितीय सोपान हमको क्या पढ़ना है? संधि विचार पढ़नी है। तो दोस्तों हम संधि पढ़ेंगे, संधि के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लें ये क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हम कल से संधि को शुरू करते हैं। लिखा है कि ऊपर कहा जा चुका है कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। बात सही है। प्रत्येक वाक्य में, जैसे हम जा रहे हैं, तुम खा रहे हो, वह सो रहा है, वह गा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो एक वाक्य है कि नहीं? उस वाक्य में कितने शब्द हैं? तुम जा रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो। यही बात लिखा कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है ना। फिर कहा कि दो शब्द जब आसपास आते हैं, इतनी बात तो ये बोले। अब देखिए यहां से जो बात बोल रहे हैं मजेदार बोल रहे हैं, कह रहे हैं दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है ना। उदाहरण परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बात बताए। जब दो शब्द आपस में पास पास आते हैं, है ना, जब किसी से मिलन के लिए लोग जाते हैं मिलने, तो पास जाते हैं। जब पास आते हैं, पास आने से उसमें विकार उत्पन्न जब कभी हो जाता है, जब कभी प्यार टूट जाता है, तो उसी को विकार समझ लेना। अभी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हो, अभी तो हम बता रहे हैं विकार। प्यार हुआ, अति स्नेह पाप संकी, बहुत ज्यादा प्यार चढ़ा परवान पे, नहीं मिल पाया, विकार हुआ, दुबरा गए, खाना नहीं खा रहे, बुखार आ गया, नींद नहीं आ रही, सारी समस्या ये विकार ही तो है। लेकिन हमारे यहाँ व्याकरण में विकार क्या है? हमारे यहाँ व्याकरण में वर्णों का विकार है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में जब परिवर्तन हो जाता है तो वही संधि कहलाती। उदाहरण बताया कि हिंदी भाषा को लें, अगर अभी संस्कृत की भाषा को नहीं, बाबूराम जी कह रहे हैं हिंदी भाषा को लें, जब हम संभाल संभाल कर बोलते हैं तब तो कहते हैं चोर ले गया मार डाला, चोर ले गया मार डाला, चोर ले गया मार डाला। क्या मार डाला? अरे चोर सामान चुराएगा या फिर किसी का अपहरण कर लेगा, बोले पैसा दो नहीं तो हम तब तक वापस नहीं करेंगे ना आपका सामान या आपके किसी व्यक्ति को। तो चोर ले गया मार डाला जब धीरे धीरे बोलते हैं तो चोर ले गया मार डाला। लेकिन और आगे एक वाक्य कहा कि पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। अब जब इन्हीं बातों को यदि आप बहुत जल्दी बोले तो उच्चारण इस प्रकार होगा। कैसे होगा? चोर ले गया मार डाला, बोलते हैं नहीं लोग, चोर ले गया मार डाला। अरे चोर ले गया मार डाला, तो चोर ले गया मार डाला, चोर ले गया मार डाला, ऐसे बोलेंगे। पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, कौन बोलता है? च, तेज से बोल के देखिए, पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, तो ज निकल जाता है, पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार जितनी बोलचाल की भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है और साधारण वक्ता इस परिवर्तन को नहीं जान पाता। जो साधारण वक्ता होता है, जो नॉर्मली होता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है, वो इस बात को नहीं जान पाएगा कि हमने अशुद्धियां कहाँ करी ना। किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अपनी अथवा दूसरे की बोली को सुने तो हमें इस सत्य के कथन के सत्य का निश्चय हो जाएगा कि आई यार हमने तो गलत बोला, हमने चोर ले गया मार डाला बोला, हम पहुंच जाऊंगा, हमने च को ज बोला, ऐसा हो गया। तो संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। है क्या परिभाषा बताई बाबूराम सक्सेना ने। अब इतनी बात को कह दिया कि संस्कृत भाषा में इसी को संधि कहते हैं। जब हम किसी वर्णों के लेके आते हैं उसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, बदलता है, चाहे इधर का बदले चाहे उधर का बदले, चाहे दोनों वर्ण में बदले, वो संधि कहलाती है। संधि का साधारण अर्थ है मेल ना। संधि का साधारण अर्थ क्या है? मेल। जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाती है बाद में दोनों मिल जाते हैं तो मेल कहलाता है। मेल हो गया इनका, कहते हो ना, वही है। तो यहाँ किसका मेल है? वर्णों का। तो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, उसे
इसलिए संधि कहते हैं। और संधि के लिए दोनों वर्णों का एक दूसरे के पास सटे हुए होने चाहिए। हाय, ये बहुत जरूरी है। दोनों वर्णों का पास में सटा होना चाहिए गुरु, तब संयोग होगा, तब संधि होगी, तभी तो मेल होगा। एक दूर वहां है, एक वहां है, बोले कि मेल कर लो, मेल कर लो। अरे कैसे कर लोगे मेल, जब पास नहीं आओगे, जब तक पास नहीं आओगे तब तक प्यार कैसे होगा ना। सोशल मीडिया वाला प्यार है आजकल, ये वाला प्यार तो यहाँ बाबूराम सक्सेना नहीं चलाएंगे। सोशल मीडिया वाला दूर से हेलो हाय, वीडियो कॉलिंग, मैसेज, चेहरा भी नहीं देख रहे हैं लेकिन मैसेज जा रहा है, महसूस कर ले रहे हैं, शब्दों से फीलिंग आ रही है ना। तो ये चीजें यहाँ नहीं है, ये चीजें यहाँ क्या है, यहाँ ये अलग है। यहाँ कह रहे हैं कि संधि में क्या होना चाहिए, दो वर्णों के निकट आने से मेल उत्पन्न होता है, उसे इसीलिए संधि कहते हैं। और संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास सटे होने चाहिए, ये जरूरी इसीलिए कहा, तभी होगा। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। फाइनली बोला कि दूरवर्ती दूर दूर वर्ण हैं, संधि नहीं होगी, मेल नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, प्यार नहीं होगा। अब वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं, ये राइट आंसर है। ये यहाँ की वर्णों की इस समीप स्थिति को संहिता कहते हैं, जिसको आप कहते हो परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता ना। जो अत्यंत वर्णों का अत्यंत समीप हो जाना, वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही आपका क्या कहलाता है प्यारे, वो संहिता कहलाती है। और बता दूं, संधि होने से पहले संहिता आवश्यक है। संहिता का मतलब नजदीक आना, संधि करने से पहले वर्णों का करीब आना आवश्यक है, तभी संधि होगी, अन्यथा संधि नहीं हो सकती। तो वर्णों की समीप संहिता कहते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता हो उनमें संधि अवश्य हो, और जहां निकटता घनिष्ठ न हो वहां संधि करना न करना यह बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि संधि नहीं होगी कह रहे हैं, यह वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि हम संधि करें या ना करें। अब संधि के कुछ और नियम हैं, उसके नियम देखिए, बहुत सारे पद हैं। संधि कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। अब आज का क्लास को अधूरा यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपको कुछ नोट्स बनवाएंगे और इसके बाद यही आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम आपको संधि पढ़ाना शुरू करेंगे। कल संधि के बारे में कुछ बताएंगे, संधि शब्द बना कैसे, संधि शब्द किस लिंग का है, संधि में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, संधि में कहाँ कहाँ पर संधि की जा सकती है, कहाँ पर नहीं की जा सकती, कहाँ पर वक्ता की इच्छा के अनुसार निर्भर करता है। इसको बता करके पहला सूत्र लेकर के उपस्थित होंगे हम लोग। अकः सवर्णे दीर्घ स्वर संधि पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।